हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ई लर्निंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, कल जो आपका पेपर हुआ था फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंबाइंड पेपर, जिसमें आपको रोटेशनल मोशन और सॉलिड स्टेट के 10-10 क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज इस लेक्चर में हम लोग उस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वो पेपर में क्या था, कैसे क्वेश्चन आए थे, वो सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो उस पेपर का जो पहला क्वेश्चन है वो जैसे अभी हम लोग पहले फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन था वो है, एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर डेवलप्स 100 किलोवाट व्हेन रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट, व्हाट टॉर्क डज इट डिलीवर। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या बोला है? एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर डेवलप्स 100 किलोवाट। ओके, वैट किसका पावर होता है, यूनिट होता है दोस्तों? तो वैट होता है पावर का यूनिट। मतलब आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको यहाँ पे P इक्वल्स टू क्या दिया है यहाँ पे दोस्तों? P इक्वल्स टू दिया आपको यहाँ पे 100 किलोवाट। ठीक है, अगर 100 किलोवाट मतलब इंटू 10⁻³ कर दोगे, 100 इंटू 10⁻³ तो ये आपको क्या मिल गया यहाँ पे दोस्तों? टोटल पावर मिल गया इतने वैट में। ओके, अभी दूसरा क्या दिया है यहाँ पे, व्हेन रोटेटिंग एट ए स्पीड ऑफ 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब आपको यहाँ पे ओमेगा दिया है। क्या दिया है? ओमेगा। ओमेगा कितना दिया है? तो आपको ओमेगा दिया है 1800। ओके, अभी लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है। तो दोस्तों, मैंने आपको रोटेशन मोशन के चैप्टर में बताया था कि अगर आपको स्पीड जो या फिर वेलोसिटी जो भी स्पीड है वो अगर आपको रिवॉल्यूशन पर मिनट में दे तो आपको उसको क्या करना है, उसको 2π/60 से मल्टीप्लाई करना है। किससे? 2π/60। ओके, 2 इंटू π/60। तो टोटल ये कितना हो जाता है? तो ये वैल्यू आपका आ जाता है टोटल यहाँ पे 60π। ओके, हाँ 60π आ जा रही है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्या मिल गया? 60π। तो आपका यहाँ पे रोटेशनल वेलोसिटी कितना मिल गया? 60π। कैसे मिला? तो हमने सिंपल सी बात क्या किया, 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट को हमने 16π रैड पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। क्यों, कैसे किया कि एक रिवॉल्यूशन में 2π रैड होता है। कितना होता है? 2π रैड। इसलिए मैंने यहाँ पे पर रिवॉल्यूशन बोला है, रिवॉल्यूशन पर मिनट बोला है, तो इंटू 2π कर दिया। पर मिनट है जिसको हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 60 से डिवाइड किया। तो मुझे यहाँ पे दोस्तों पावर क्या मिल रहा है? 100 इंटू 10⁻³ वैट। और यहाँ पे ओमेगा कितना मिल गया दोस्तों मेरे पास? ओमेगा मिल गया मुझे 60 न्यूटन। ओके, और मुझे बोला क्या है कि व्हाट टॉर्क डज इट डिलीवर, टॉर्क कितना होगा। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको रोटेशनल मोशन में जो आखिरी कुछ वीडियोस थे उसमें मैंने बताया था कि टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क होता है जो आपका पावर अपॉन ओमेगा, पावर अपॉन स्पीड, या फिर इससे बेटर आपको याद रखने के लिए तरीका क्या है सही कि पावर इक्वल्स टू टाउ इंटू ओमेगा। क्या? पावर इक्वल्स टू टॉर्क इंटू ओमेगा। तो यहाँ से टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो पावर अपॉन ओमेगा। पावर कितना आपके पास? 100 इंटू 10⁻³ और ओमेगा कितना है? 60π। ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको कितना मिलेगा? 530.3 न्यूटन मीटर, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 531 न्यूटन मीटर। ओके, ये कैसे 531 मैंने कैसे किया? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि आपका जो ऑप्शन है, आपको अपने ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि सबसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन सा है। तो मुझे यहाँ पे सी ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए मैं पहले क्वेश्चन का आंसर क्या करूंगा? सी टिक करूंगा। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक सिंपल, ज्यादा सिंपल भी था ये, और नॉर्मल एक अच्छा क्वेश्चन था ये देखा जाए तो। उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका सेकेंड क्वेश्चन था, इफ फोर्स वेक्टर इज अलोंग x डायरेक्शन एंड रेडियस वेक्टर इज अलोंग y डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा। इसमें आपको वेक्टर का जो डायरेक्शन फाइंड करते हैं हम उसका कॉन्सेप्ट लगा है। देखा जाए तो इसमें 11th का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा है बस। और सिंस ये क्वेश्चन आपका रोटेशनल मोशन का है, लेकिन कॉन्सेप्ट सॉल्व करने के लिए इसमें 11th का लगा है वेक्टर का। ठीक है, तो अगर आप वेक्टर में अगर डायरेक्शन फाइंड करते हो तो आपको पता होगा राइट हैंड थंब रूल वगैरह, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करने वक्त क्या होता है, मान के चलो एक वेक्टर अगर एक्स एक्सिस में है, दूसरा वेक्टर अगर वाई एक्सिस में है। ठीक है, तो इसका अगर डायरेक्शन फाइंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जेड एक्सिस के अलोंग आएगा। किसमें? जेड एक्सिस के अलोंग। इसलिए ये ओके, क्या बोले यहाँ पे, इफ द फोर्स वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड रेडियस वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस। ओके, तो दोस्तों इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू वेक्टर नोटेशन। ठीक है, वेक्टर का नोटेशन जो होता है, वेक्टर का डायरेक्शन जो हम फाइंड करते हैं, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा। किसकी तरफ होगा वो? परपेंडिकुलर इनवर्ड, मतलब परपेंडिकुलर निगेटिव आएगा वो। ठीक है,
मतलब माइनस जेड एक्सिस में जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर बहुत सिंपल सा था, ये इसका ऑप्शन क्या बी करेक्ट हो रहा है आपका यहाँ पे। तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 11th का जो वेक्टर का कॉन्सेप्ट था वो आपको याद रखना पड़ेगा कि वेक्टर में क्या था दोस्तों। तो दो वेक्टर अगर आपको दिया है, उस दो वेक्टर के परपेंडिकुलर या फिर उसका डायरेक्शन अगर मुझे फाइंड करना पड़े, उसका रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना पड़े, तो उससे उसको मैं इस मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ व्हील ऑफ रेडियस आर इज फ्री टू रोटेट। क्या कोई ऐसा व्हील है, ठीक है, उसका रेडियस आर है और इट्स फ्री टू रोटेट, ठीक है, अबाउट इट्स नेचुरल एक्सिस। नेचुरल एक्सिस क्या होता है दोस्तों, तो सेंटर ऑफ मास जो मैंने आपको बताया था, रोटेशन स्टार्ट करते ही सेंटर ऑफ मास पहले मैंने बताया था। तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो इसका एक्सिस है, ठीक है, उसके अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो आई, ठीक है। मोमेंट ऑफ MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या है इसका, आई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, इफ अ टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड। कौन सा, टेंजेंशियल फोर्स F इज अप्लाइड, मतलब कोई दूसरा फोर्स F यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। मतलब ये देखो, ये अगर टेंजेंट है तो इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, इज अप्लाइड ऑन द व्हील अलोंग इट्स रीम, देन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील इज। ओके दोस्तों, मैं आपको टॉर्क पढ़ाने से पहले या टॉर्क पढ़ाते वक्त मैंने क्या बोला था कि फोर्स का जो आपका जो टेंजेंशियल फोर्स है, ठीक है, उसको हम अगर उसका मोमेंट ले, मोमेंट मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मतलब क्या, ये देखो यहाँ पे ये फोर्स है और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब रेडियस, ठीक है। तो फोर्स इनटू मैं रेडियस करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे, ये देखो ये मेरा टॉर्क मिल गया मुझे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके, ठीक है। अब देखो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है दोस्तों, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होता है ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है यहाँ पे आपका टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, ठीक है। मतलब जैसे टॉर्क क्या है, रोटेशनल फोर्स, तो रोटेशनल फोर्स क्या होगा, तो रोटेशनल मास इनटू रोटेशनल एक्सिलरेशन, ठीक है, मतलब आपका एंगुलर एक्सिलरेशन। तो आपका जो फोर्स होगा, आपका जो टॉर्क होगा, टॉर्क इसके किसके इक्वल हो जाएगा वो, तो वो हो जाएगा आई इंटू अल्फा के इक्वल, किसके इक्वल, आई इंटू अल्फा। और आपको पूछा क्या यहाँ पे, ओके, अलोंग द रीम देन द एंगुलर एक्सिलरेशन ऑफ व्हील इज, मतलब आपको एंगुलर एक्सिलरेशन यहाँ पे पूछा है, ठीक है, मतलब आपको अल्फा पूछा है। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल सी बात, एफ इंटू आर अपॉन आई, ठीक है, एफ इंटू आर अपॉन आई। ये कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ओके, बी ऑप्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसमें। कॉन्सेप्ट क्या था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया था यहाँ पे क्या, आई दिया था, और आपको पता है टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज टॉर्क, ओके। और टॉर्क का ही दूसरा जो डेफिनेशन है क्या है वो, रोटेशनल मास इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज आई अल्फा। तो यहाँ से मैं सीधा क्या कर सकता हूँ, दोनों को इक्वेट करके मैं अल्फा की वैल्यू निकालता हूँ, और अल्फा की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है यहाँ पे, एफ आर अपॉन आई, विच इज इक्वल्स टू योर बी ऑप्शन। तो यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। तो बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख सकते हो। सॉल्यूशन में क्या किया यहाँ पे, अल्फा इक्वल टू एफ आर अपॉन आई, अल्फा कहाँ से मिला उनको, तो टाउ इक्वल टू एफ आर इक्वल्स टू आई अल्फा, ठीक है। अभी हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है, क्या है कि द हैंडल ऑफ अ डोर इज एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर, ओके, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका जो हैंडल का जो डिस्टेंस हो कितना, 40 सेंटीमीटर, ओके दोस्तों। और क्या दिया आपके पास यहाँ पे, इफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड। कितना न्यूटन, 5 न्यूटन का फोर्स दिया है, 5 न्यूटन का फोर्स, परपेंडिकुलर नहीं, ये नॉर्मल डिस्टेंस कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, इज अप्लाइड एट 30 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर नहीं दिया है, 40 सेंटीमीटर जो है परपेंडिकुलर नहीं है, इट्स एट 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ डोर, देन इट्स टॉर्क इज, ओके। सबसे पहली बात कि हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर दिया है, तो 40 सेंटीमीटर को आपको 40 मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सी फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो कितना मिलेगा,
0.4। ओके, अभी देखो दोस्तों, आपका जो टॉर्क होता है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास नहीं दिया है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया है, तो आपका अगर किसी एंगल पे अप्लाइड है तो वो हो जाता है आपका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है फोर्स, ठीक है, फोर्स इनटू रेडियस, या फिर जो भी वहां पे डिस्टेंस दिया है वो डिस्टेंस इनटू ये हो जाता है आपका साइन थीटा। साइन थीटा, वो थीटा किसी भी एंगल पे हो सकता है, जो भी एंगल आपको यहाँ पे दिया हो, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे रेडियस कितना मिल गया 0.4 इंटू मैं फोर्स करता हूँ, फोर्स कितना है 5 न्यूटन इंटू 5, ठीक है, इंटू यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, साइन 30 है यहाँ पे, ठीक है। तो साइन 30 और ओके, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो दोस्तों आप सबको पता होगा साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, मतलब 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पे 1 न्यूटन मीटर, विच इज योर बी ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है फोर्थ क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हो कितना सिंपल क्वेश्चन था और इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते थे। दोस्तों हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, अ टॉर्क ऑफ 0.5 न्यूटन मीटर इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ स्क्रू। ओके, कोई स्क्रू है, जैसे स्क्रू ऐसा कुछ है, यहाँ पे स्क्रू है, ये अंदर की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसको जाने के लिए क्या बोला है, अ टॉर्क ऑफ 0.5 न्यूटन मीटर रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ स्क्रू इनटू वुडन फ्रेम विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर। मतलब जो स्क्रू ड्राइवर होता है आपका, उसके हेल्प से आपको क्या करना है कि कोई वुडन फ्रेम है, मतलब जैसे आपका टेबल, ठीक है। तो आप टेबल पे क्या करना है आपको यहाँ पे कि स्क्रू को अंदर लेके जाना है। उसके लिए टॉर्क कितना बोला है 0.5 न्यूटन, ठीक है भाई, बहुत अच्छा है, टॉर्क तो दे दिया आपके पास। इफ वन ऑफ द फोर्स ऑफ द कपल प्रोड्यूस्ड बाय स्क्रू ड्राइवर इज 50 न्यूटन, मतलब यहाँ पे कपल प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे इस एंड पे और इस एंड पे, ठीक है। ओके, सबसे पहली बात तो कपल अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो मैं आपको याद दिला दूं, जो मैंने आपको पढ़ाया था जब रोटेशन मोशन के कॉन्सेप्ट में कपल जब पढ़ाया था मैंने, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कपल जब प्रोड्यूस होता है तो इक्वल टॉर्क होता है। टॉर्क कौन सा होता है, इक्वल टॉर्क वहां पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। मतलब कि कपल मतलब क्या होता है, दो फोर्स, जैसे ये एक लाइन ऑफ एक्शन हो गया, मतलब ये अगर कोई लाइन हो गया तो एक फोर्स इस साइड लगेगा और दूसरा फोर्स किधर लगेगा, इस साइड, ठीक है। और मान के चलो ये आपका ओरिजिन है या ये आपका सेंटर ऑफ मास, अगर ऐसा कुछ होता है, ओरिजिन है मान के चलो अगर आपका ये, ठीक है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कुछ अगर x1 x हो जाता है और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, तो ये जो फोर्स होगा ये आपका क्या होगा, ये फोर्स आपका F1 होगा और ये फोर्स आपका क्या होगा यहाँ पे F2 होगा। मतलब F1 F2 आपके पास फोर्स है, डिस्टेंस xy है, लेकिन ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा इसके वैल्यू विल बी इक्वल्स टू इसका वैल्यू। मतलब क्या, मतलब ये कि टॉर्क दोनों जगह पे क्या होगा, यहाँ पे सेम रहने वाला है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कपल, ठीक है। तो आपका जो रोटेशन में जो कपल होता है ये आपको मैंने यहाँ बता दिया कि किस तरह से होता है, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे टॉर्क मुझे कितना बोला है 0.5 न्यूटन, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब F इंटू आर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, अभी मेरे पास टाउ इक्वल टू कितना दिया है 0.5 न्यूटन मीटर दिया है, 0.5 न्यूटन मीटर, ओके। और मेरे पास फोर्स कितना है, देखो यहाँ पे, इफ वन ऑफ द टू फोर्स ऑफ कपल प्रोड्यूस्ड बाय द स्क्रू ड्राइवर इज 50 न्यूटन, मतलब फोर्स आपको कितना दिया यहाँ पे 50 न्यूटन, ओके, 50 न्यूटन फोर्स है। देन विड्थ ऑफ द स्क्रू ड्राइवर इज, मतलब ये जो आपका विड्थ है, जो इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको यहाँ फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे आर आपको फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या करना है इसमें, सिंपल सी बात कि 0.5 आपको जो क्या है 0.5 अपॉन आपका 50 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 0.5 अपॉन 50 अगर आप करते हो तो आपका आंसर सिंपल सा सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करो तो ये आपका मिलता है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या मिल रहा है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर।
तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी वैसे ही बहुत सिंपल था। क्या था? सिंपल सा, आपको टॉर्क जो कपल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे याद रखना था। और क्या रखना था याद दोस्तों? तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, और ये एक सिंपल से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, सिंपल से कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अभी दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो छठवां क्वेश्चन था वो है, ओके वो क्या क्वेश्चन? तो 4 पॉइंट साइज बॉडीज, ओके 4 बॉडी है जो कि पॉइंट साइज है, मतलब छोटे छोटे कोई बॉडी है 4, ओके, ऑफ मास m। एक एक बॉडी का मास कितना है? m है। हर बॉडी का मास mm होगा, मतलब 4 बॉडी 4m टोटल मास, ओके, आर फिक्स्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ अ लाइट स्क्वायर फ्रेम। ओके, जैसे एक स्क्वायर फ्रेम मान के चलो, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्क्वायर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ओके, तो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया, और इसके जो कॉर्नर्स है, ये एक कॉर्नर पे एक यहाँ पे बॉडी आ गया, ये दूसरे कॉर्नर पे दूसरा बॉडी आ गया, यहाँ पे तीसरे कॉर्नर पे यहाँ पे तीसरा बॉडी, और चौथे कॉर्नर पे यहाँ पे चौथा बॉडी। तो इस तरह से 4 बॉडी है, वो 4 कॉर्नर्स के पे यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब 4 आपका जो स्क्वायर का 4 कॉर्नर है, उन चारों कॉर्नर पे वहां पे रखा हुआ है। फ्रेम ऑफ साइड लेंथ L। तो ये जो स्क्वायर है इसका लेंथ कितना? साइड का लेंथ L है, मतलब हर साइड का लेंथ यहाँ पे कितना है? L दिया है आपको। ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द 4 बॉडीज अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फ्रेम, ओके, एंड पासिंग थ्रू सेंटर। मतलब क्या कि ये जो आपका बॉडी है, पूरा जो एक सिस्टम है, ये किस में है? तो ये पूरा सिस्टम आपका एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन मतलब क्या कि इस सिस्टम को, ये जो स्क्वायर है इसमें लेंथ है और इसमें ब्रेथ है उस, या ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ अगर इसमें है, लेंथ और ब्रेथ, तो ये एक्स वाई प्लेन में है। तो मुझे क्या बोला है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फ्रेम्स। मतलब परपेंडिकुलर, ये जो यहाँ पे है बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फ्रेम्स एंड पासिंग थ्रू सेंटर। मतलब ये जो एक्स वाई के परपेंडिकुलर में मुझे निकालना है, तो एक्स वाई का परपेंडिकुलर क्या होगा? ऑब्वियस बात है दोस्तों, जेड होगा। ठीक है, तो मुझे जेड एक्सिस के अलोंग क्या करना है? यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन बोला कहाँ पे है? तो पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो सेंटर से पास करना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया भाई। अभी देखो दोस्तों, सेंटर से पास करना चाहिए, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया क्या कि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लोली इसको ले रहा हूँ कि कोई 4 बॉडीज है, वो 4 बॉडी किसी स्क्वायर के चारों एंड पे रखा हुआ है। स्क्वायर का जो साइड लेंथ है वो L दिया है आपको। हर पार्टिकल का, हर बॉडी का मास कितना है यहाँ पे? M है। ओके, और आपको बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, बट कंडीशन इज दैट वो जो प्लेन है, वो जो आपका एक्सिस है, वो कहाँ से पास हो रहा है? पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ओके, सेंटर से पास हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ पहली बात तो मैं इसका जो डायगोनल है, डायगोनल का लेंथ मैं कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो डायगोनल का लेंथ कितना होता है दोस्तों? तो आप सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, ये टोटल एंगल 90 डिग्री, आधा एंगल कितना होगा? 45, तो साइन 45 कॉस 45 कुछ भी लगा लो आप यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली आपको डायगोनल का लेंथ कितना मिलेगा? यहाँ पे आपको डायगोनल का लेंथ मिलेगा √2L। क्या मिलेगा? √2 इंटू L। ओके, लेकिन मुझे क्या बोला है? सेंटर के थ्रू फाइंड करना है। तो यहां से एक पार्टिकल से लेकर के सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा? तो डायगोनल का लेंथ अपॉन 2। क्या हो जाएगा? डायगोनल का लेंथ अपॉन 2। तो मुझे फाइनल टोटल लेंथ कितना मिल रहा है पार्टिकल से लेकर के सेंटर तक का? तो वो मिल रहा है मुझे L अपॉन √2। क्या मिला दोस्तों? L अपॉन √2। तो L अपॉन √2 को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका mr², m इंटू r²। ठीक है, अभी दोस्तों मुझे सेंटर के अलॉन्ग फाइंड करना है, ये समझ गया, और मुझे चारों ऑब्जेक्ट का फाइंड करना है। कितने का? चारों का। तो दोस्तों इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अगर पार्टिकल 1 है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर mr² होता है,
तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 अगर पार्टिकल लिया तो 2 टाइम्स एम आर स्क्वायर, 3 लिया तो 3 टाइम्स एम आर स्क्वायर, 4 लिया तो 4 टाइम्स एम आर स्क्वायर। ये 4 टाइम्स क्यों हो रहा है, क्योंकि हर पार्टिकल का मास सेम है, रेडियस सेम है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे मेरे पास आई का फॉर्मूला टोटल क्या होगा, 4 एम आर स्क्वायर। ओके, अभी दोस्तों आर की जगह मैं क्या करता हूँ, एल अपॉन रूट 2 डालता हूँ। अगर ये देखो यहाँ पे आर की जगह पे मैंने क्या डाला, एल अपॉन रूट 2। कैसे आया एल अपॉन रूट 2, मैंने आपको बता दिया कि आपका जो डायगोनल है, डायगोनल को अगर हाफ करते हो तो आपको ये लेंथ मिल जाएगा। मतलब ये मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस, इज इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस, इज इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो चारों डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, इक्वल है, विच इज इक्वल्स टू एल अपॉन रूट 2। तो 4 इंटू एम इंटू एल बाई रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो होता है दोस्तों आपका 2 एम एल स्क्वायर। तो विच इज योर सी ऑप्शन। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था ये। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या मिलता है यहाँ पे, 2 एम एल स्क्वायर, विच इज योर सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अबव प्रॉब्लम, मतलब क्या कि ये जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है ये वाला क्वेश्चन। मतलब क्या, इस क्वेश्चन में भी एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का लेंथ कितना है, एल है, और उसके जो कॉर्नर्स पे जो मास रखे हैं उसका वेट कितना है, तो उसका वेट कितना है, मास एम है यहाँ पे, ठीक है। इन द अबव प्रॉब्लम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 बॉडीज अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फ्रेम पासिंग थ्रू इट्स कॉर्नर। मतलब क्या, अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बोला था यहाँ पे इसके अलोंग आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था। अभी क्या बोल रहा है कि किसी इसके एक कॉर्नर के थ्रू पास करने वाला एक्सिस होगा, उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो मैंने पार्टिकल ये लिया, ये वाला पार्टिकल है मेरा एम, ये आपका सेकेंड जो पार्टिकल है मेरा, इसके अलोंग मैं क्या करता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ। ओके, अभी ये पार्टिकल का डिस्टेंस खुद से कितना होगा, 0 होगा। कैसे 0 होगा भाई, मान के चलो आप जहां पे बैठे हो, ठीक है, आप जहां पे बैठे हो तो आपसे आपका डिस्टेंस कितना है, थोड़ा सा फनी अलग क्वेश्चन है ये, लेकिन आपसे आपका डिस्टेंस कितना है, तो 0 बोलोगे भाई, 0 मीटर है सर, ठीक है। लेकिन ये सामने वाला जो पार्टिकल है, पार्टिकल 1 जो है आपका, इससे इसका डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे दिया है l। पार्टिकल 3 का डिस्टेंस कितना है, ये भी दिया है l। पार्टिकल 4 का डिस्टेंस कितना है, तो इसका जो आपका डायगोनल का लेंथ होगा वही होगा। डायगोनल का लेंथ कितना है यहाँ पे, √2l। कितना, √2l। पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या किया, डायगोनल का लेंथ फाइंड किया। ओके, तो हमारे पास डायगोनल का लेंथ है, ठीक है। अभी दोस्तों मुझे इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है चारों ऑब्जेक्ट का। तो पहली बात है, सेकंड पॉइंट का जो सेकंड जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 0। लेकिन पार्टिकल 1 और पार्टिकल 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ml²। आर की जगह पे आप क्या लिखा हमने, l डाला है, क्योंकि ये लेंथ कितना है यहाँ पे, फॉर पार्टिकल 1,3, इसके लिए 1,3 r इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे, l है। फॉर पार्टिकल 4 r इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे, तो √2 टाइम्स l है। कितना, √2 टाइम्स l। ओके, अभी दोस्तों कि यहाँ पे ml² है, यहाँ पे I इक्वल्स टू क्या होता है, mr² या m, तो r की जगह पे l डाल दिया हमने। तो इन दोनों पार्टिकल का लेंथ यहाँ से सेम है सेकेंड पार्टिकल से। क्या, सेकेंड पार्टिकल से पार्टिकल 1 का और पार्टिकल 3 का लेंथ भी सेम है, मास भी सेम है, और दोनों के यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है। तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ml² प्लस पार्टिकल 4 का ml का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ml² या mr²। r की जगह पे क्या है, l√2, तो l√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल आपको क्या मिल रहा है, 2 ml² प्लस 2 ml² विच इज इक्वल्स टू 4 ml²। तो दोस्तों यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, डी ऑप्शन। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी इज 18 सेंटीमीटर। कितना बोला, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, के। ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन को हम लोग के से डिनोट करते हैं, और के इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी दोस्तों व्हेन इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू
सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। क्या? व्हेन इट इज रोटेटिंग थ्रू रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। मतलब कोई बॉडी है जो रोटेट किसके थ्रू कर रहा है? अपना सेंटर ऑफ मास के थ्रू। देन उस समय उसका जो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है वो है 18 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, अब मैं आपको रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में थोड़ा सा याद दिलाता हूं, जो मैंने आपको लेक्चर के टाइम में बताया था कि ये होता है आपका टोटल डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है आपका फोर्स में या जो भी कुछ ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्जिया हुआ आपका। ओके दोस्तों, तो आपका जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो क्या होता है? तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम, क्या होता है? इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब कि रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्टली किसके बीच का डिस्टेंस है ये? तो आपका जो टोटल मास कंसंट्रेटेड है जहां पे, तो टोटल मास कहां पे कंसंट्रेटेड होता है दोस्तों? तो ये होता है आपके सेंटर ऑफ मास पे। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन योर सेंटर ऑफ मास एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस एक्सिस के थ्रू उसका रोटेट कर रहा है वो, उसके बीच में और आपका जो सेंटर ऑफ मास है उसके बीच का डिस्टेंस होता है वो क्या है? आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे 18 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, इफ नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे? इफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सेम बॉडी इज 30 सेंटीमीटर अबाउट अ पैरेलल एक्सिस, मतलब किसी दूसरे एक्सिस का लॉन्ग कितना है? तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है दोस्तों? 30 सेंटीमीटर। देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो दोस्तों दो एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है। आपको के गिवन कितना है इनिशियली, जो कि आपको सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो नॉर्मल जो के होता है, मतलब जो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करते हैं तो mr² होता है। वो क्या होता है? mr²। तो r जो था आपका वो कितना है? यहाँ पे 18 दिया है, 18 सेंटीमीटर। लेकिन वही किसी दूसरे एक्सिस के अलोंग, दूसरे किसी पैरेलल के अलोंग कितना है? वो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि ये क्या होता है, ये अगर मैं यहाँ पे 18 का स्क्वायर प्लस मान के चलो वो जो डिस्टेंस है दो पैरेलल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो d होता है, तो 18² प्लस d² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू 30²। ठीक है, ये 30 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो d इक्वल्स टू क्या होता है? 900 माइनस 324। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया? दोनों का स्क्वायर निकाला और सब्ट्रैक्ट किया, तो d मुझे मिल रहा है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आपको d यहाँ पे क्या मिल रहा है? 24 सेंटीमीटर। मतलब जो आपका दो जो एक्सिस है, एक सेंटर ऑफ मास के अलोंग और दूसरा जो आपका पैरेलल जो बोल रहा है वो, जहाँ पे 30 सेंटीमीटर उसका रेडियस ऑफ गायरेशन था, तो उन दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? दैट्स इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है आपका, द पोजिशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी is changed so that its moment of inertia decreases by 36%। ओके, ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन था इस पेपर का कि आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो रहा है? 36% से डिक्रीज हो रहा है। मतलब क्या? मतलब मान के चलो अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले 100 होता है, कितना होता है? 100, तो बाद में कितना हो जा रहा है? वो 36% डिक्रीज हो रहा है। मतलब कितना हो जा रहा है वो? ये हो जा रहा है बाद में 64। ओके, मतलब क्या है? ओके, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। द पोजिशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी इज चेंज। मतलब क्या? वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो चेंज किया जा रहा है। ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया जा रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बोला है कि 36% डिक्रीज हो रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई का फॉर्मूला होता है आपका mr²। ठीक है, mr², या फिर आप बोल सकते हो mk²। क्या आपका क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। लेकिन मैं अगर नॉर्मल देख रहा हूँ तो mk² में लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपका जो रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पे k हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना है? mk²। ओके, अब दोस्तों किसी पार्टिकल के लिए मास चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि अगर आपका रेडियस ऑफ गायरेशन अगर चेंज करते हो तब जाकर के क्या हो सकता है? आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो सकता है। तो सिंस यहाँ पे आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है? डिक्रीज। मतलब क्या?
कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे चेंज हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज अगर हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर आप बोल सकते हो ये जो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है वो। ओके, तो जब नॉर्मल कंडीशन था तो नॉर्मल कंडीशन पे रेडियस ऑफ गायरेशन के था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था उस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एम के स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब ये चेंज हो गया, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 64 हो गया, ठीक है, उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मान के चलो 100 का अकॉर्डिंग हो तो 64 होता है, तो एम के स्क्वायर से चेंज होकर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ कम होगा। ठीक है, तो वो रेडियस ऑफ गायरेशन आपका मान के चलो मैंने क्या किया, के माइनस एक्स कर दिया, मतलब को एक्स डिस्टेंस से वो क्या हो गया आपका कम हो गया। ठीक है, तो अभी दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं। जैसे आपका बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो एक कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स का, उस थियरम ऑन इक्वल रेशियो के अकॉर्डिंग उसमें क्या होता है कि दो पार्टिकल दो कंडीशन अगर अलग अलग है तो दोनों का अगर रेशियो सेम है, मान के चलो दोनों का रेशियो अगर के है, ठीक है, मतलब 100/64 इक्वल्स टू के और एम के स्क्वायर अपॉन एम के माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों इस केस में हम लोग दोनों को इक्वेट कर देते हैं। और इक्वेट करने के बाद जैसे आप देख सकते हो मैंने जैसे इसको यहाँ पे इक्वेट किया है, तो इसके आगे यहाँ पे देख सकते हो सॉल्यूशन में आप कि 100/64 इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन के माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों इस साइड आप राइट साइड अगर देखते हो तो राइट साइड में ऊपर न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, सिंपल सी बात है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया हमने। तो k अपॉन के माइनस एक्स कितना मिला, तो वो मिल गया आपको 10/8 विच इज इक्वल्स टू 5/4। ठीक है, अगर ये आपको 5/4 मिल गया तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, x अपॉन के यहाँ से फाइंड कर सकते हो। कैसे, तो सिंपल सी बात है कि इसका एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का कि अगर आप इसको रेसिप्रोकल करते हो, ये जो आपका टर्म है इसको अगर रेसिप्रोकल करते हो तो आपको ऐसा दिखेगा k माइनस एक्स अपॉन के इज इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, अभी दोस्तों अगर मैं k से इसको डिवाइड करता हूँ तो k अपॉन के क्या होगा 1 हो जाएगा, माइनस x अपॉन के वो तो चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा, x अपॉन के कर दिया इक्वल्स टू 4/5। अभी दोस्तों मुझे क्या चाहिए, x अपॉन के चाहिए। ठीक है, मतलब मुझे क्या पूछा है, ये देखो परसेंटेज चेंज इन इट्स रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन। तो पहले जो रेडियस ऑफ गायरेशन था और अभी जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उसमें कितना परसेंट का चेंज हुआ है, मतलब उसका रेशियो कितना हो गया है अभी। ठीक है, उसमें परसेंटेज रेशियो कितना होगा वो पूछा है मुझे। तो x क्या है मेरा, कि जो चेंज हुआ है डेल्टा, जो मेरा चेंज हुआ है ना वो मेरा x है, और ओरिजिनल जो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है वो क्या है मेरा k है। ठीक है, तो 1 माइनस 4/5 करो इक्वल्स टू के x अपॉन के हो जाता है। तो दोस्तों ये देखो 5 1 जा 5 माइनस 4 क्या होता है 1, तो दोस्तों ये क्या हो रहा है यहाँ पे 1/5, क्या 1/5 आपको क्या मिल गया दोस्तों यहाँ पे, तो 1/5 आपको मिला x अपॉन के। ठीक है, x अपॉन के आपको मिल गया 1/5। तो मुझे क्या बोला है, परसेंटेज चेंज इन रेडियस ऑफ गायरेशन, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज के लिए क्या करोगे दोस्तों, आप सिंपल सी बात है 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो दोस्तों अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हो 1/5 में तो आपका आंसर आता है 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा क्या था, सी ऑप्शन था विच इज योर 20%। ठीक है, अभी हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि फिजिक्स का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिजिक्स के आखिरी क्वेश्चन में क्या है, ये इसमें बोला है 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड l। मतलब कि आपके पास क्या है, कोई स्क्वायर है, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपके पास यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर है, ये देखो ये स्क्वायर है। ठीक है, इस स्क्वायर का जो कॉर्नर होगा, इस कॉर्नर्स पे क्या है 4 पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, 4 पार्टिकल स्क्वायर के कॉर्नर पे यहाँ पे रखे हुए हैं, और इस स्क्वायर का लेंथ कितना है, स्मॉल एल दिया है। ओके, अगर स्मॉल एल दिया है तो पूछा क्या है, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, मतलब क्या कि आपको ये वाला डिस्टेंस पूछा है, ये देखो ये वाला आपको डिस्टेंस पूछा है। तो दोस्तों आपको याद है आज के ही लेक्चर में हमने कहीं पे ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, कहाँ पे किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो क्वेश्चन था आपका
हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपका जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमने क्या एल कैलकुलेट किया था, कैसे? तो डायगोनल पहले फाइंड किया, डायगोनल कितना होता है √2l, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या था l/√2। तो दोस्तों अगर आप सिक्स्थ क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पाते हो देन इजीली आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका जो 10th क्वेश्चन है वो क्या करोगे, इजीली सॉल्व हो सकता है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, l/√2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा मेथड यूज किया है, लेकिन मैंने आपको ऊपर शॉर्ट ट्रिक में जो शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हो वो बताया आपको। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाता है, l/√2। तो इसको रेफर, अगर आप समझ में अभी आपको नहीं आया होगा तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन को रेफर कर सकते हो, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया था कि ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल का लेंथ फाइंड किया, उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, वो हाफ डायगोनल का लेंथ मिल गया। मतलब जो यहाँ बोला है अब एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब z एक्सिस ऑफ द स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू सेंटर, मतलब सेंटर के थ्रू जब पास करेगा, तो सेंटर के थ्रू जब पास कर रहा है तो वहां सेंटर से चारों पार्टिकल वहां का लेंथ कितना है वो पूछा है, तो विच इज इक्वल टू योर l/√2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा फिजिक्स का 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ पे हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अभी दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो आपका जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एक जो कि टोटल पेपर का 11th क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अमॉर्फस सब्सटेंस शो, अमॉर्फस सब्सटेंस में क्या शो करता है? ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑफ रेंज ऑर्डर। ओके, ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अब दोस्तों मैंने जब आपको आपका सॉलिड स्टेट जब पढ़ाया था, तो सॉलिड स्टेट पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक डिफरेंशिएट बिटवीन करके दिया था, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। उसमें मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड के सारे प्रॉपर्टीज लिखे थे और दूसरे साइड में मैंने अमॉर्फस सॉलिड के सारे प्रॉपर्टीज लिखे थे। वहां पे मैंने आपको बताया था कि अमॉर्फस सॉलिड का जो रेंज ऑर्डर होता है, क्या होता है, वो लो होता है। उनका जो रेंज ऑर्डर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है उनका। ठीक है, वही क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो रेंज ऑर्डर था वो क्या था, वो आपका रेंज ऑर्डर उनका ज्यादा था। ओके, और दूसरी बात एक और मैंने बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बट जो आपका अमॉर्फस सॉलिड है विच इज नॉन क्रिस्टलाइन, दे आर हैविंग नो शार्प, दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन और बी ऑप्शन इस जो आपका डिफरेंशिएट बिटवीन या इसका प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज में से अमॉर्फस सॉलिड सब्सटेंस का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ए ऑप्शन में क्या बोला है, शॉर्ट एंड लॉन्ग। एक और बताओ, रेंज आपका जो रेंज ऑर्डर है वो शॉर्ट भी होगा और लॉन्ग भी होगा, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, ये या फिर शॉर्ट होगा या फिर लॉन्ग होगा। तो अमॉर्फस सॉलिड के लिए रेंज ऑर्डर कितना है, शॉर्ट है, और क्रिस्टलाइन के लिए लॉन्ग है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि ये यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ रेंज ऑर्डर, लेकिन रेंज ऑर्डर होता क्या है? ठीक है, तो आपका जो रेंज ऑर्डर होता है, ये होता है जो आपका प्रेडिक्टेबल अरेंजमेंट है कि सॉलिड्स में जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड हो या फिर अमॉर्फस सॉलिड है, तो उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका जो अरेंजमेंट है, तो किसका अरेंजमेंट दूर तक एक ही जैसा है और किसका अरेंजमेंट बहुत कम दूर तक एक जैसा है। मतलब क्या कि जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, ये सब क्या आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से सब्सटेंस का, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का या फिर अमॉर्फस सॉलिड का, किसका ये जो वे है। जैसे मान के चलो, अगर यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया, ये मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल दिखाया, दोनों क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब क्या कि इसका जो प्रॉपर्टीज होगा, इसका जो प्रॉपर्टीज से बेटर इसका जो प्रेडिक्टेबल अरेंजमेंट होगा, इसके जो पार्टिकल जो है वो अरेंज किए गए किसी रेगुलर फैशन में अरेंज किया होगा, वो ज्यादा दूर तक अगर चलता है तो हम लोग बोलेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। वही अगर कम दूर तक चलता है, मतलब यहां तक इसका जो अरेंजमेंट है वो एक जैसा है, फिर दूसरी जगह पर इसका अरेंजमेंट कुछ अलग हो जाता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनका रेंज ऑर्डर कैसा होता है, उनका होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। वही आपका जो अमॉर्फस सॉलिड है उसका क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर यहाँ पे बी और डी करेक्ट है, इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है आपका बी एंड डी आर करेक्ट, इसलिए आपका बी ऑप्शन क्या हो रहा है,
सेटिस्फाई किया जा रहा है, डी ऑप्शन सेटिस्फाई किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉलिड्स आर। तो आपके सॉलिड जो होते हैं उसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो दोस्तों मैंने सॉलिड स्टार्ट करते ही बताया था, सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट साइज, डेफिनाइट वॉल्यूम, ठीक है, एंड अलोंग विद दैट दे आर रिजिड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे डेफिनाइट शेप करेक्ट है, डेफिनाइट साइज ये भी करेक्ट है, डेफिनाइट शेप एंड साइज दोनों है करेक्ट है, डेफिनाइट शेप साइज एंड रिजिडिटी ये भी करेक्ट है। मतलब सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है, मतलब वो रिजिड होते हैं, उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट्स वेरी हाई। मतलब अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो बाकी के जो लिक्विड एंड गैस है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉलिड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है, लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। लिक्विड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। आपका जो अट्रैक्शन फोर्स है और रिपल्सन फोर्स है दोनों इक्वल होता है। और वही गैसेस में क्या होता है, तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होता है और अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है। और सॉलिड में क्या है, तो सॉलिड में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा है और रिपल्सिव फोर्स कम है। इसीलिए सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, और इसी वजह से इनका फिक्स शेप भी होता है, और इनका शेप अगर फिक्स है तो साइज भी प्रॉपर होगा। इसलिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 13 क्वेश्चन, वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, द सॉलिड NaCl इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस। अब आपका जो सॉलिड NaCl है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है। दोस्तों इसका सिंपल सा रीजन है, आयंस सॉलिड NaCl अगर देखा Na+ और Cn-, दो आयंस होते हैं यहाँ पे, तो दोनों आयंस सॉलिड स्टेट में फ्री होते हैं क्या, नहीं। आपका जो घर पे जो सॉल्ट है, आपके पास जो घर पे जो भी सॉल्ट आया होगा, वो सॉल्ट का जो क्रिस्टल अगर आपने देखा, सॉल्ट का जो आपने शेप देखा तो वो फिक्स होता है क्या, वो मूव करता रहता है। उसके अंदर का जो पार्टिकल है, ऐसा है कि आज इसका पार्टिकल यहाँ है तो कल आपके सॉल्ट का पार्टिकल आपके पड़ोसी के घर में होगा, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं हो सकता ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है। वही अगर मैंने सॉल्ट को अगर मोल्टन स्टेट में किया, मोल्टन स्टेट मतलब क्या कि उसका लिक्विड स्टेट में किया, तो लिक्विड स्टेट में अगर सॉल्ट किया तो वो इधर से उधर मूव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट में होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ फ्री आयंस इनके पास नहीं है। लेकिन वही अगर इनके पास फ्री आयंस आ जाता है देन इट कैन मूव। तो सॉलिड्स में फ्री आयंस होते हैं क्या, नहीं होते हैं। सो इनका वेलोसिटी, ये आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पे, इन सॉलिड NaCl देयर आर नो आयंस। ये तो गलत है भाई, NaCl खुद दो आयन है, Na+ और Cl-। Na+ दो, Cl- दो तरह के आयंस होते हैं यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन गलत है। सॉलिड NaCl इज कोवेलेंट, नहीं भाई, अगर आयन बोल रहे हो तुम तो कोवेलेंट कैसे होगा, आयन बोल रहे हो तो आयनिक बॉन्ड होगा उसके बीच में। आयंस और कोवेलेंट दोनों अलग अलग होते हैं। पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, आयंस, NaCl क्या होता है, आयनिक सॉलिड होता है, तो ये कोवेलेंट नहीं होगा, ये भी गलत है आपका। सी ऑप्शन क्या बोला है, इन सॉलिड NaCl देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ आयंस। ओके, ये एकदम करेक्ट है। क्यों, क्योंकि आपका जो सॉलिड NaCl है इसमें आयंस फ्री नहीं होते हैं, देयरफॉर द आयंस कैन नॉट मूव, और आयंस अगर मूव नहीं करेंगे देन उनका वेलोसिटी कितना होगा, उनका वेलोसिटी होगा 0। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी आंसर करेक्ट होता है। अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक सॉलिड। ओके, मेटालिक सॉलिड किसका आपका एग्जाम्पल कौन सा है, तो मेटालिक सॉलिड पहले दिया है कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर W मतलब वुल्फ्रम, फिर जो है AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। तो दोस्तों आपका W है, W आपका क्या होगा यहाँ पे, मेटालिक सॉलिड होगा, मेटालिक क्रिस्टल सॉलिड होगा। तो ओके दोस्तों, W मतलब होता है वुल्फ्रम, ठीक है, वुल्फ्रम एक आपका मेटल होता है, और बाकी सब देखा जाए तो ये मेटल नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, वुल्फ्रम आपका क्या है यहाँ पे, वो है आपका मेटेलिक क्रिस्टल सॉलिड। ओके, तो 14 क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस पहचानना था इसमें कि मेटल कौन सा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें से नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्या, एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड का सबसे सही एग्जांपल क्या होता है, ग्लास। तो ग्लास आपका क्या है यहाँ पे, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। इन ग्राफाइट
कार्बन एटम्स आर ज्वाइन टुगेदर ड्यू टू। ओके, आपका जो ग्राफाइट है उसमें कार्बन एटम्स किससे ज्वाइन होता है? तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, कार्बन एटम्स ग्राफाइट में कोवैलेंट बॉन्ड से ज्वाइन होता है। मतलब मैंने जब आपको कोवैलेंट सॉलिड पढ़ाया था, कोवैलेंट बॉन्डिंग जब उसने बताया था मैंने, उससे मैंने आपको बताया था कि ग्राफाइट का वहां पे एग्जांपल लिया था मैंने। तो आपका जो ग्राफाइट होता है उसका शेप कैसा है? तो sp2 हाइब्रिडाइज है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन का जब ग्राफाइट फॉर्म जब देखते हैं हम लोग तो उसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो 16 का डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन जो है आपका, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम हैज द फॉलोइंग यूनिट सेल। ओके, टेट्रागोनल जो आपका होता है उसमें टेट्रागोनल में उसके स्पेसिफिकेशंस कैसे होते हैं, उसके कौन से साइड का लेंथ कितना होता है उसका, फिर आपका ये उसके एंगल्स कैसे होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड किया था, इवन आपके ई नोट्स में भी लिस्ट है, उसमें मैंने आपको बोला था इसको लर्न कर लो कि कौन से सॉलिड का, कौन से क्रिस्टल का साइज कितना, जैसे सिंपल क्यूबिक सेल हो गया, उसके अलावा टेट्रागोनल हो गया, बाई पिरामिडल हो गया, मैंने बहुत सारे आपको बताए थे। तो दोस्तों आपका जो टेट्रागोनल था उसको अगर आपने याद रखा होगा तो उसमें मैंने बताया था आपको कि दो साइड उसके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और तीसरा साइड उसका क्या होता है? अनइक्वल होता है। वेर एज उनके जो एंगल्स होते हैं वो तीनों एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, तो दो साइड इक्वल, एक साइड अनइक्वल, कौन सा? डी ओके, ए बी इक्वल है और तीनों एंगल सी अनइक्वल है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो रहा है, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया जा रहा है यहाँ पे, कि आपका जो टेट्रागोनल सॉलिड होता है, टेट्रागोनल क्रिस्टल होता है, उसमें दो साइड इक्वल होते हैं और तीसरा साइड उसका अनइक्वल होता है, बट उसका जो एंगल होता है उसमें अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल 90 डिग्री होते हैं। और दोस्तों अल्फा बीटा गामा एंगल कौन सा है? तो ए बी के बीच में एंगल, बी सी के बीच में एंगल और ए सी के बीच में एंगल, ये तीनों एंगल क्या है? अल्फा बीटा और गामा, वो तीनों दोस्तों के यहाँ पे इक्वल होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 18 क्वेश्चन। दोस्तों अब थोड़ा सा बस 18, 19, 20 तीन क्वेश्चन बच गया है। तो तीन क्वेश्चन के लिए अभी हम लोग 18 क्वेश्चन पहले देखते हैं। 18 क्वेश्चन क्या है? स्पेस लैटिस ऑफ CaF2। ठीक है, आपका जो CaF2 है, जो उसका स्पेस लैटिस क्या होगा? ठीक है, मतलब स्पेस में जो अगर लैटिस पॉइंट मैंने बताया था उस अकॉर्डिंग स्पेस लैटिस बोला तो CaF2 का क्या होगा? तो ओके दोस्तों, आप यहाँ पे ये मैंने क्या किया, बॉडी सेंटर्ड का डायग्राम बनाया है एक। CaF2 वैसे बॉडी सेंटर फेस सेंटर्ड में आता है, तो मैंने फेस सेंटर्ड का यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है। फेस सेंटर्ड में क्या होता है दोस्तों कि उसमें 8 एटम्स, उसके 8 पार्ट ऑफ एटम कितना होते हैं, कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर्स पे होते हैं। जैसे उसमें 8 कॉर्नर है तो 8 एटम, 8 वहाँ पे क्या हुआ, जो आपका एटम होता है वहाँ पे 8 कॉर्नर्स पे होता है। उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है एक कॉर्नर के लिए? तो वो होता है 1/8। कितना होता है? 1/8। तो 8 इंटू 1/8 कितना हुआ? 8 इंटू 1/8 क्या होता है? 1। ठीक है, प्लस फेस सेंटर्ड में टोटल कितने फेसेस होते हैं? तो टोटल फेसेस होते हैं आपके 6, और एक फेस को कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो 6 फेस को कितना हुआ? तो 6 फेस को हो गए 3। तो 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। तो टोटल यहाँ पे 4 एटम यहाँ पे क्या होता है? फेस सेंटर्ड सेल में होते हैं। और वही आपका यहाँ पे आपका जो ये कौन सा CaF2 है, तो CaF2 के लिए क्या होता है यहाँ पे? F से आपका फेस सेंटर्ड होगा, दैट इज योर ए ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्लोरीन आपका यहाँ पे कॉर्नर पे रहेंगे, और यहाँ पे अदर जो आपका कैल्शियम एटम है वो क्या करेगा? यहाँ पे फेस के साथ जो शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमने देखा क्या कि फेस सेंटर्ड जो है आपका इसमें जो आपका CaF2 है वो किस में आता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर द रेडियस रेशियो इज। ओके, तो दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो रेडियस रेशियो है वो आपके जो डिफरेंट सिस्टम हो गए, जैसे ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, फिर उसके बाद टेट्राहेड्रल हो गया, उसके बाद आपके पास ऑक्टाहेड्रल आ गया, उसके बाद क्यूबिक आ गया। तो ये 4 टाइप है। इन चारों टाइप का पहले मैंने कौन सा बोला? तो पहले मैंने बोला आपको जो ट्राइगोनल प्लेनर था। ठीक है, ओके, पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 0.732 to 1। ओके, रेडियस रेशियो अगर आपका 0.732 से 1 के बीच में अगर आता है 0.732, तो आपका आंसर कितना आएगा? कौन सा आएगा? क्यूबिक।
क्या होगा, क्यूबिक। तो आपका क्यूबिक सेल जो है, क्यूबिक सेल में क्या होता है आपका रेडियस रेशियो, वो होता है 0.732 से लेकर के 1 के बीच में। तो अगर ये आया तो आपका आंसर आता है क्यूबिक। देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, ओके अगर क्यूबिक आता है तो एक और चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि क्यूबिक के लिए आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो कितना होता है। तो दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं, क्यूबिक के लिए अगर मैं देखूं तो कोऑर्डिनेशन में मेरा होता है यहाँ पे 8 हो जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर आपका सेकेंड ऑप्शन क्या है, 0.414 टू 0.732, ये अगर होता है तो इसका तो आपका जो डायग्राम होगा, आपका जो अरेंजमेंट होगा वो कौन सा होगा, आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल। कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल, OCTA, वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है दोस्तों। और ऑक्टाहेड्रल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे, 0.225 से लेकर के 0.415। तो 0.225 से 0.415 के बीच में अगर आता है देन उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा, टेट्राहेड्रल, जो कि आपको यहाँ फाइंड करना है। तो टेट्राहेड्रल के लिए रेडियस रेशियो कितना चाहिए, 0.225 से लेकर के 0.415। दोस्तों ये पॉइंट आपको नोट्स में मिला होगा कि आपको जो ई नोट्स है, ई नोट्स में यहाँ पे रेडियस रेशियो दिया हुआ है, जिसमें से आप इसको लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे इवन मैंने बता दिया आपको कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा रेडियस रेशियो किसके लिए होता है। तो आपका 0.225 से लेकर के 0.415 तक अगर जाता है तो वो हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल, TETRA, ठीक है, TETRA, टेट्राहेड्रल। देन फोर्थ एंड लास्ट क्या है, 4 ही तरह के होते हैं, ठीक है। चौथा क्या है आपका 0.155 से लेकर के 0.225 तक। अगर 0.155 से लेकर ओके, उससे पहली बात जो टेट्राहेड्रल था, टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है दोस्तों, तो टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ओके, डी ऑप्शन आपका 0.155 से लेकर के 0.255 तक वो होता है। तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे किसका पूछा था, ये टेट्राहेड्रल का। तो टेट्राहेड्रल का जो रेडियस रेशियो होता है वो होता है 0.225 से लेकर के 0.414 तक, ठीक है। तो एक थोड़ा सा लर्न अगर आपने किया होता तो ये इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। तो इसका आंसर आपका सी होता है। क्या कि आपको रेडियस रेशियो आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा कि ये रेडियस रेशियो के बीच में अगर आया तो आपका कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। देन अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, द क्लोज पैकिंग रिप्रेजेंट्स ABC। ओके, एक लेयर ए, फिर दूसरा लेयर बी, फिर तीसरा लेयर सी। अगर इस तरह का अगर पैकिंग ऑर्डर है उनका तो वो कौन से टाइप का पैकिंग होगा। तो दोस्तों ABC होता है। तो मैंने आपको जब बताया था जो पैकिंग का जो कॉन्सेप्ट हमने लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ABC अगर ऐसे जा रहा है तो वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग होगा। क्या होगा, वो होगा आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। ओके, तो इसके लिए दूसरा एक्चुअली फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग के लिए दूसरा नाम होता है ये ABC पैकिंग, ठीक है, ABC। इसलिए दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर क्या हो रहा है, बी आंसर करेक्ट आ रहा है। तो दोस्तों अभी हमने आपके कल का जो पेपर था उसका पूरा 20 के 20 क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किया। होप आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो फिर अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।